हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। वो है कि क्या ये सही समय है घर खरीदने का, और अगर ये सही समय है तो क्यों ये सही समय है घर खरीदने का। क्या आपको घर खरीदना चाहिए कि आपको रेंट पर रहना चाहिए, और घर खरीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए भाई, और अगर रेंट पे रहना चाहिए तो क्यों रेंट पे रहना चाहिए। कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो मैंने मेरे सामने बना के रखे हैं। एक एक करके हम उस पॉइंट को काफ़ी सिंपल तरीके से समझेंगे, जो आपके मन की दुविधा को बिल्कुल क्लियर कर देगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका destination to seek an unbiased consultation on personal finance। दोस्तों, अक्सर यंग लोग जब मुझे कंसल्ट करते हैं, जब अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाते हैं, तो उनके गोल्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है कि हमको घर तो खरीदना है। ऑफ कोर्स घर खरीदना चाहिए, ज़रूरी है घर खरीदना, लेकिन कब खरीदना चाहिए। जब मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आपको घर खरीदना क्यों है, तो वो मुझसे कहते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा है कि घर तो होना ही चाहिए, वो एक सिक्योरिटी होती है। चलो, अच्छी बात है। तो पहले हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनमें मैंने ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। शायद इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको करना क्या चाहिए। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिले तो मुझे मोटिवेट करके इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो पॉइंट नंबर 1 जो है कि क्या ये सही समय है घर खरीदने का। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले 10-15 सालों के इंटरेस्ट रेट की, तो फिलहाल इंटरेस्ट रेट सबसे कम है। मैं होम लोन के इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ, सबसे कम है। आज के डेट में आप अगर अच्छे बैंक के पास चले जाओ तो आपको 7% पे इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अब मान लो किसी इंसान को 1 करोड़ का घर खरीदना था आज से कुछ सालों पहले। मान लो उस इंसान ने 20 लाख की डाउन पेमेंट कर दी, और 80 लाख रुपीस का अगर उस इंसान ने होम लोन ले लिया, तो 12% के हिसाब से उस होम लोन का जो ईएमआई था 20 सालों के लिए, वो आता था 87,000 रुपीज़। लेकिन वही आज अगर हम बात करें 7% के हिसाब से, तो 20 सालों के लिए उसी अमाउंट के होम लोन का, 80 लाख के होम लोन का जो ईएमआई है, वो आएगा करीब करीब 61,000 रुपीज़। अब सोचिए, कहाँ 61,000 और कहाँ 87,000 रुपीज़। यानी कि ईएमआई कम होने के कारण जो अफोर्डेबिलिटी है वो लोगों की बढ़ती गई है। पॉइंट नंबर 1, तो ये एक अच्छा समय हो सकता है जो लोग घर खरीदने का सोच रहे हैं उनके लिए, कि होम लोन के इंटरेस्ट रेट काफ़ी अब सस्ते हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है। जैसे हमने रिसेंटली सुना होगा कि आपको पता ही होगा शायद, कि महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी 5% थी, 5% से घटा के उसको दिसंबर तक जो है 2% कर दिया है, और जनवरी से लेकर मार्च के बीच उसको 3% किया गया है। तो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो कम होने के कारण भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के होते हैं होम लोन्स, या घर खरीदना आपका बहुत हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होता है, तो ये 3% भी बहुत मैटर करता है। यानी कि ये 2% या 3% का जो आपको मुनाफा हो सकता है, तो ये भी एक और रीज़न है। उसके अलावा गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लेके आ गई है, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी मिल जाती है वगैरह वगैरह। तो होम लोन की ईएमआई कम हो गई है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी कम हो गई, सब्सिडी स्कीम्स को लॉन्च कर दिया गया। तीसरा, एक जो है आपको घर क्यों खरीदना चाहिए, उसका एक और रीज़न ये हो सकता है कि होम लोन के जो प्राइस, यानी कि घर के जो प्राइजेस है, वो भी काफ़ी हद तक डेप्रिशिएट हुए हैं। डेप्रिशिएट तो नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट आप कह सकते हो कम हुए हैं। 5% 4% से जो घर आपको पहले 1 करोड़ का मिलता था, शायद वही आज आपको 85-90 लाख में मिल जाता है। तो 10-15 लाख रुपए आजकल लोगों के वहाँ पे भी बच रहे हैं। तो ये कुछ कारण है कि आपको घर खरीदने का सोचना चाहिए। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे कि क्या आपको घर खरीदना चाहिए, क्या ये इनिशिएटिव्स के बाद भी घर खरीदना चाहिए, कि आपको रेंट पर रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं, हमको घर खरीदना ही चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान होना ही चाहिए, एक सिक्योरिटी हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, रेंट सस्ता पड़ता है तो हमको रेंट पर ही रहना चाहिए। तो मैं एक बहुत ही लॉजिकल वे में आपको समझाना चाहूँगा कि आपको कब क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हो उस प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड क्या है। अब आप सोचोगे ये सब क्या है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ।
मान लीजिए आप 1 करोड़, आप जिस घर को आप रेंट करने की कोशिश कर रहे हो उस घर की मार्केट वैल्यू है 1 करोड़। अब 1 करोड़ के ऊपर अगर आप ईएमआई भरते हो तो आपको 7% या 7.5% के हिसाब से आपका जो ईयरली आउटफ्लो है ईएमआई का वो होगा करीब करीब 7,80,000 रुपीज़ के आसपास। लेकिन वही अगर आप उस घर को रेंट करते हो और अगर उस घर का जो नॉर्मल जो रेंटल यील्ड है आप 2.5% भरते हो साल का, तो आपका करीब करीब 2.5 लाख रुपए का रेंट लगेगा आपको साल का। अब कहाँ वो 7.58 लाख रुपीज़ और कहाँ 2.5 लाख रुपीज़। तो पहले तो आपको रेंटल यील्ड देखना है। अगर मान लो आप किसी शहर में आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट कर रहे हो और मान लो कि आपका मंथली सालाना रेंट का अगर आउटफ्लो 5% है, यानी कि 6 लाख 5.5 लाख का अगर आप रेंट भरते हो और सामने अगर आपको 7.5 लाख में अगर होम लोन लेके प्रॉपर्टी मिल रही है, तो मेरे ख्याल से रेंट पे रहने से अच्छा आप एक बार जो है घर खरीदने का रिस्क ले सकते हो। तो पहले तो देखिए कि आप जो रेंट भर रहे हो वो ईएमआई के कंपैरिजन में कितना कम है। तो ये एक इंडिकेशन है जो आपको बताएगा कि आपको रेंट पे रहना चाहिए कि आपको घर खरीदना चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो है क्या आपका जॉब ट्रांसफरेबल है, इज योर जॉब ट्रांसफरेबल। अब कई सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, कई सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो गवर्नमेंट सब्सिडरीज में गवर्नमेंट में काम करते हैं, पीएसयूज में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों का जो जॉब होता है वो काफ़ी हद तक ट्रांसफरेबल होता है। हर 3 सालों में उनको कहीं और जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब अगर आप उस घर में रहने वाले ही नहीं हो, आप मान लो आपको घर खरीदना है बॉम्बे में, लेकिन आपको पता है कि बॉम्बे में आप 3 साल से ज़्यादा नहीं रहोगे, शायद आपका ट्रांसफ़र पुणे में हो जाएगा या हैदराबाद में हो जाएगा या बैंगलोर में हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे हिसाब से आपको घर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि घर खरीदते वक्त और बेचते वक्त बहुत ज़्यादा जो है चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, एजेंट्स फी, दिस दैट, फिर आप थोड़ा बहुत इंटीरियर करवाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको एडवाइस करूंगा अगर आपका जॉब ट्रांसफरेबल है तो घर खरीदिए मत, रेंट पे रहिए। थर्ड जो है, देखिए थर्ड ये कि वाई डिड अवर पेरेंट्स परचेज द हाउस। देखिए हमारे माता पिता के ज़माने में वो लोग एक ही जॉब में 40 बरस तक भी काम करते थे, वो एक ही शहर में रहते थे। उनके लिए घर खरीदना एक सिक्योरिटी के समान था। लेकिन आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो एक जॉब पे 3 साल से ज़्यादा नहीं टिकते। ये एक सर्वे की हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 साल से ज़्यादा लोग ज़्यादातर जॉब चेंज कर देते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो जॉब्स है वो ट्रांसफरेबल है, यानी कि ट्रांसफरेबल से ज़्यादा, मान लो आज कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो आज बॉम्बे में काम कर रहा है तो कल शायद वो पुणे में काम कर रहा होगा, 3 साल बाद शायद वो हैदराबाद में काम कर रहा होगा। तो ये एक रीज़न है। तो हमारे पेरेंट्स, जब आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि घर खरीदो, तब सबसे पहले आपको उनको यही पूछना है कि पिताजी आप, माताजी आप जो है 40 बरस तक एक ही जगह पे रहे, आपका जॉब ट्रांसफरेबल नहीं था, आपको सिक्योरिटी के लिए घर चाहिए था, आप 40 बरस तक रेंट पे रहोगे उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब हमारे ज़माने में जॉब ज़्यादा चेंज करते हैं, हम अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो हमारे लिए घर रेंट करना बाय करने से ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स जो आपको कंसिडर करने चाहिए कि आपको रेंट करना चाहिए कि आपको घर जो है बाय करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू शुड टेक व्हाइल बोरोइंग अ होम लोन। अब मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया, आपने जो मैंने आपको अभी तक जो कुछ पॉइंट्स बताए कि होम लोन अभी खरीदना लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि रेट्स कम हो गए हैं, सब्सिडीज़ हो गई है। उसके बाद आपने ये भी कंसिडर कर लिया कि नहीं भाई मैं तो इसी घर में 12 साल 15 साल रहूँगा, मेरा जॉब ट्रांसफरेबल नहीं है, मैं जो रेंट दे रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द होम लोन, 5% यील्ड पे है, 2.5% रेंट नहीं है, 5% रेंट है, तो मैं घर खरीद लूँगा, उसी में ज़्यादा फ़ायदा है। मान लो अब आपने ये सारे के सारे पॉइंट्स कंसिडर कर लिए, अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको होम लोन लेना ही है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन जो आपको लेना चाहिए होम लोन लेते समय वो है कि योर टोटल ईएमआईज शुड नॉट बी मोर देन 30% ऑफ योर हाउस होल्ड इनकम। यानी मान लो अगर आप और आपके वाइफ दोनों मिला के 1 लाख रुपया कमा रहे हो, तो 1 लाख रुपये में से आपकी होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, सारी की सारी लोन्स मिलाने के बाद आप 30,000 के ऊपर की ईएमआई मत दीजिए दोस्तों, क्योंकि बाकी 70% में से आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ पैसा चाहिए होगा। आप सिर्फ होम लोन ही थोड़ी भरोगे, आप पिक्चर भी तो देखने जाओगे, आप बाइक का पेट्रोल भी भरवाओगे, गाड़ी का पेट्रोल भरवाओगे, बच्चों को पिकनिक पे लेके जाओगे, तो कुछ पैसा आपको चाहिए होगा घर के खर्चे के लिए, जैसे ग्रोसरीज, लाइट बिल। तो 30% से ऊपर अपनी सारी ईएमआईज पे कमिट मत कीजिए, दैट कैन बी अ डिजास्टर। और दोस्तों देखिए, घर खरीदना ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, हो सके तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस लीजिए। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे।
दोस्तों एक और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि रिमेंबर दैट द इंटरेस्ट रेट्स में गो अप अगेन। देखिए दोस्तों, आज के डेट में शायद इंटरेस्ट रेट्स कम है, आपको शायद ईएमआई कम लगती हो, लेकिन ये सिनेरियो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू नहीं होगा। जैसे ही अब पैंडेमिक का सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में आएगा, चांसेस है कि आरबीआई जो है रेपो रेट बढ़ाना शुरू करेगी और शायद होम लोन के इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ना शुरू होंगे, तो आपकी जो ईएमआई है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रख के होम लोन लीजिएगा, ओवर द बजट जाके होम लोन मत लीजिएगा। पता चला कि आपकी होम लोन की ईएमआई बढ़ गई, आपका टेन्योर होम लोन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि आप ईएमआई नहीं बढ़ा पा रहे हो। तो इस चीज़ को भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। ये एक और प्रिकॉशन है जो घर खरीदते वक्त आप अपने जहन में ख्याल में ज़रूर रखिएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जो शायद ही आपको ये बताएगा कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस आती है ना दोस्तों, तब घर के प्राइस, तब प्रॉपर्टी के प्राइसेस सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इलिक्विड हो जाती है। जैसे कि अगर आपने इसी सिचुएशन में देखा होगा कि आज के डेट में अगर आपको प्रॉपर्टी के लिए कोई बायर चाहिए तो बायर मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तब प्रॉपर्टी के दाम बहुत तेज़ी से गिरते हैं, लेकिन जो गोल्ड का दाम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो ये एक सिनेरियो ज़रूर कंसिडर कीजिए। और एक आखिरी प्रिकॉशन जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने सोच ही लिया कि आपको घर खरीदना ही है तो एटलीस्ट कोशिश करके अपनी ईएमआई का 15 टाइम्स, यानी अगर आपकी ईएमआई मान लो 60,000 है तो कम से कम 3-4 लाख रुपए अपने पास एज एन इमरजेंसी फंड रखिए कि गॉड फॉरबिड, जस्ट इन केस अगर जॉब चला जाता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कोई अगर और इमरजेंसी आ जाती है, तो आपको पता है कि 15 महीनों तक आपको ईएमआई भरने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक और प्रिकॉशन जरा ख्याल में ज़रूर रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट यू शुड टेक व्हाइल बाइंग अ हाउस। अब मान लीजिए आपने घर तो खरीद लिया, आपने लोन लेने का डिसीजन ले लिया, आपने सारे पॉइंट जो मैंने अब तक आपको बताया कंसिडर कर लिए और अब आप रेडी हो घर खरीदने के लिए। तो वैसे तो घर खरीदते समय बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं, लेकिन ये 3-4 पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैंने सोचा आपको बता दूं। सबसे पहले बी केयरफुल अबाउट द ऑफर्स। अब आप जिस बिल्डर के पास से आप घर खरीद रहे हो, बिल्डर को अपना घर आपको बेचना ही है, वो कहता है हम आपको घर के साथ गाड़ी दे देंगे, वो कहता है कि हम आपको घर के साथ गोल्ड कॉइन देंगे। देखिए ऑफर वही एक्सेप्ट कीजिए जो आपकी ईएमआई पे आपको हेल्प करे। अगर वो कहते हैं कि हम आपको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर वो आपको कहते हैं कि हम घर का प्राइस आपके लिए कम कर देंगे अगर आप आज ही बुकिंग कर रहे हो, तो ऐसी ऑफर्स लीजिए जो कि आपको काम की हो। अनवांटेड ऑफर्स के चक्कर में मत पड़िए। मान लीजिए आपका जो डेवलपर है वो आपको कह रहा है हम आपको एक वैकेशन दे देंगे, हम आपको दुबई का वैकेशन दे रहे हैं, आप अपना खर्चा बढ़ा रहे हो। तो ऐसी ऑफर्स लीजिए जो आपके काम की हो। ऑफर्स को लेके ज़्यादा एक्साइटमेंट मत हो जाइए। वो बिल्डर्स को अपना घर बेचने के लिए वो आपको तरह तरह के ऑफर्स देंगे, बट यू नीड टू बी केयरफुल कि आपको कौन सी ऑफर्स को सिलेक्ट करना है और कौन सी ऑफर्स को इग्नोर करना है। पॉइंट नंबर 2, हायर अ गुड ब्रोकर। देखिए दोस्तों, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, सही एडवाइस लेना है तो फाइनेंशियल प्लानर होना चाहिए। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनवानी है तो वेबसाइट डेवलपर होना चाहिए। अगर आपको अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही अगर आपको अच्छे डील चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपको आपकी लोकेलिटी में बेस्ट डील मिल जाए तो एक अच्छा ब्रोकर हायर ज़रूर कीजिए। ब्रोकरेज देने से कतराइए मत। शायद उसकी ब्रोकरेज लेने के बाद आपका काम वो ज़्यादा अच्छे से करके देंगे, आपके लिए शायद वो डील ज़्यादा अच्छे से निगोशिएट करके देंगे, राइट। तो उसके लिए सोचिए मत, अच्छा ब्रोकर हायर ज़रूर कीजिए। एंड ऑफ कोर्स जब आप घर बुक करते हो, ये बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि मैंने कहा प्रोफेशनल्स की हेल्प लेना बहुत ही ज़रूरी है। कोशिश करके एक अच्छे प्रॉपर्टी लॉयर से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाइए। एनओसी आ गया है कि नहीं, डेवलपर का जो लैंड है जिस पर वो कंस्ट्रक्शन किया है उसने वो लीगल है कि नहीं, आपकी क्या क्या लायबिलिटीज़ बनती है लोन लेने के बाद। अगर बिल्डर ने आपको कोई जैसे कि लोन सबवेशन वगैरह का स्कीम दिया हुआ है तो उसमें आपकी क्या क्या लायबिलिटीज़ बनेगी। तो ये सब चीज़ों का आपको ख्याल करना ज़रूरी है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स कवर किए हैं इस वीडियो में, जो कि शायद बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे कि वेकेशन, घर खरीदना, रिटायरमेंट वगैरह वगैरह, बच्चों की पढ़ाई, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा और यूट्यूब चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जहां हम शेयर करते हैं महीने में एक अच्छा स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला।
आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करोगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून। थैंक यू सो मच।